It's time now for our special show, Aaj Tak Panchayat. We gathered political leaders from every party to talk about the burning issues that face the nation after the elections are over. ये सवाल जी के बारे में इसलिए चिंता जो है ऑटोक्रेटिक, कृपया करके जाइए वहां की टीम को देखिए। वहां की टीम, ये सिर्फ जो गुजरात का विकास मोदी जी स्वयं कहते हैं, कल भी कहा है कि सिर्फ मेरा विकास नहीं, हमारी टीम का विकास है। हां, मोदी जी के खिलाफ जो 12 साल से एक कैंपेन चला है, वो कैंपेन चला है। मैं आपसे कह सकता हूं, मोदी जी की अगुवाई में देश में शासन अच्छा होगा, टीम का शासन होगा। हां राशिद बाबू, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से डरना पड़ेगा, जो भ्रष्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देश की खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ मोदी जी सख्त होंगे और सख्त होना भी चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अंतिम वक्त मिलेगा बोलने का। जरूर। हमारी पार्टी के भ्रष्टाचार के मानक 2 हैं श्रीमान वाजपेयी जी, और आज मैं आज तक के इस मंच से देश को बताना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी 98 में, और 1 वोट को मैनेज करना कठिन नहीं होता है, उन्होंने नहीं किया। अडवाणी जी को नरसिम्हा राव की सरकार ने, इनकी पार्टी ने जैन हवाला डायरी कांड में फंसाया था। अडवाणी जी ने कहा, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जब वो कोर्ट से क्वाश हुआ चार्जशीट तो वो आए। ये हमारे मानक हैं और यही रहेंगे। आप क्या नहीं कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, रेल घोटाला, इतने घोटाले आकाश में, जमीन पर, पाताल में, और फिर भी सबको बचाने की कोशिश, ये हमारे यहां नहीं होगा। चिंता मत करिए, देश हमसे दूसरी अपेक्षा करता है। सुनिए, इजाजत हो तो मैं बोलूं। आशुतोष जी, एक छोटी पार्टी होने की वजह से मुझे मौका ही ना मिले बोलने की। बड़ी पार्टियां जो हैं वो आपस में ही सब बात एक जुमला कह दूं अगर आपकी इजाजत हो। जुमला ही कहिएगा। मैं जुमला, महंगाई क्यों नहीं कम किया, बेरोजगारी क्यों नहीं कम किया, उद्योग क्यों नीचे चला गया, ये तो बताइए ना। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी की तरह लंबा भाषण मैं नहीं दे पाता हूं, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं एक ही जुमले में अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जब आपने कहा राशिद बाबू नरेंद्र मोदी से उसको डर लगना चाहिए जो आतंकी है, उस वक्त मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये कहीं ये इशारा कोई खास मतलब तो नहीं। मैं आपके इस पूरे प्रतिक्रिया पर गंभीर आपत्ति प्रकट करता हूं। ऐसा कोई नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं तो इस देश हिंदुस्तान जितना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुसलमानों के लिए है, और मुझे मालूम है कि आतंकवाद से मुसलमान भी उतने ही परेशान हैं जितने हिंदू परेशान हैं। कृपया करके उसको आप एक सांप्रदायिक चश्मे से मत देखिए, ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। आप आशुतोष, क्या कमेंट है? देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर रविशंकर जी ने की है। 8% की ग्रोथ रेट है आपके जमाने में, जब आपने सरकार छोड़ी। 6 करोड़ के आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, देश के अंदर बड़ी स्थिरता थी, खुशहाली थी, शाइनिंग इंडिया था, फील गुड फैक्टर था, लेकिन हार गए। ये तो जवाब खोजना पड़ेगा भाई, जब सब कुछ अच्छा था तो क्यों हार गए? देश एक बार फिर एक चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जनादेश उसे देना है। कोई अंतर आया है या कमोवेश स्थिति वही है? बहुत दूरियां बढ़ा दी गई, भरोसे, रिश्ते। 16 साल से लेकर 40 साल का नौजवान आज जो भाषा बोल रहा है वो देश का दुर्भाग्य है। ये जुबान किसने दी है उसे? फाशिस्टों ने, फिरका परस्तों ने। कौन है जो किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? कौन लोग हैं ये? जो राजनीतिक भाषण देते हैं और पीछे रामचंद्र जी की तस्वीर और राम मंदिर का फोटो लगाते हैं। उन पर रोक क्यों नहीं लगती है? कौन रोक सकता है? देश का कानून? देश के कानून चलाने वाले लोगों के बारे में क्या राय कायम की गई? धरना हुआ बनारस की सड़कों पर, कहां रहा कानून? एक तरफ देश के बादशाह के कातिलों को फांसी, राजीव गांधी साहब को, फिर उम्र कैद में बदला जाना, अब रिहाई, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, उसको फांसी। बात बहुत कड़वी है, लेकिन इंसाफ की आंखों पर अगर पट्टी बांध दी जाएगी और उसकी मिसाल दी जाएगी, आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो माना यही जाए कि इसीलिए और उसी तरीके से दिल चीरा हुआ है आजम खान साहब का, इसलिए वो जिक्र कर बैठे।
हरगिज नहीं, करगिल का जिक्र इसीलिए कर बैठे आप? हरगिज नहीं। फिर कौन सा डर था आपके जहन में जो आपने समझा नहीं कि समाज के भीतर जो ताना बाना बुना हुआ है? अगर मेरा दिल आप समझ लेते तो सारे भारत से कहते कि इससे अच्छा इंसान दूसरा नहीं है। मैं खुद कहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, एक अच्छा दोस्त हूं और हर दर्दमंद का गमगुसार हूं मैं। और आज तक एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकते, चौथी बार वजीर हूं, कि मेरे वजीर के कलम से धर्म या जाति की बुनियाद पर अगर कोई फैसला हुआ हो तो मैं अपनी जिंदगी पर लानत भेजता हूं। वो जो मेरा दर्द था वो अपने उन बच्चों को और उन नौजवानों को बताने के लिए था जिन्हें यह समझाया गया है कि मुसलमानों की कोई कुर्बानी नहीं है, वो जमीन का बोझ है, वो सारा अन्न खा जाते हैं, अस्पतालों की दवाएं खा जाते हैं, खजाना खा जाते हैं, बिजली पी जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। उन बच्चों को ये बताना जरूरी है, उन बेटियों को बताना जरूरी है कि शायद ही कोई मां कोई बाप ऐसी हो जो अपने मासूम के कांटा चुभ जाए और बिलख न जाए, लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान में ना आए इसके लिए अपने मासूम बच्चों को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दे। वो सुल्तान टीपू ही हो सकता था, दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन ये परिभाषा हम देख रहे हैं आज आप गढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने हमेशा नहीं गढ़ी थी। सुनी कब आपने हमारी? हमने हमेशा सुनी। नहीं सुनी आपने। हमारे अब से 30 साल पुराने कैसेट्स निकाल लीजिए, हमारी तकरीरों के 40 साल पुराने कैसेट्स निकाल लीजिए, और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, आप रामपुर तशरीफ लाइए, 1980 से लेकर आज तक के तमाम तकरीरों के कैसेट्स आपको मिलेंगे। जो आज भी लोग सेट खरीदा करते हैं, आप उनसे पूछिए, उन कैसेट से पूछिए हम क्या कहते थे। हम आज भी वही कहते हैं और हम कल भी यही कहते थे। कैसी बदनसीबी है हमारे बच्चों को और बेटियों को ये नहीं मालूम कि रंगून की जेल में 85 साल के बूढ़े बादशाह के पास नाश्ते की थाल आई और सुर्ख चादर हटी तो 2 जवान बेटों के सर थे। क्यों नहीं बताया गया? ये कारगिल की पहाड़ियों का सच कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है। जिस दिन हम समझ लेंगे इस सच को, उस दिन एक दूसरे से मोहब्बत क्यों ना करने लगेंगे। द चार्ली मुस्लिम कंपनी नाम था, मैंने नहीं रखा है। इसकी सजा देना है तो आर्मी को दीजिए। यह पूरा वाकया ट्रेन में कर्नल अजीज साहब ने मुझे बताया था। तो बहुत चुनाव आपने लड़वाए, बनारस में कुछ अलग देख रहे हैं? बनारस कोई अलग चुनाव नहीं है। जैसे देश के सब चुनाव होते हैं उसमें बनारस का चुनाव है। सिर्फ अंतर इस वक्त है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले 35-36 साल में हिंदुस्तान के सब इलेक्शन लड़ाए। फ़र्क इस दफ़ा है कि इस वक्त टेलीविज़न चैनल इलेक्शन लड़ा रहे हैं, पूंजीपति इलेक्शन लड़ा रहे हैं, पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ा रही। ये कौन है जो इलेक्शन में इस तरीके से आगे चेहरा लेकर खड़ा है और पीछे से पूंजीपति खड़े हैं? अब जब सुबह उठते हैं तो एक ही चेहरा दिखता है, दोपहर को खाना खाते वक्त टेलीविज़न ऑन करते हैं एक ही चेहरा दिखता है, शाम को ऑफिस से आओ तो एक ही चेहरा दिखता है, सोते वक्त तक देखो तो एक ही चेहरा दिखता है। ये मेरे इंदिरा गांधी के ज़माने में नहीं देखा, ये राजीव गांधी के ज़माने में नहीं देखा, मैंने अटल जी के ज़माने में ये नहीं देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री हूँ या विपक्ष के नेता हूँ। ये पहली दफ़ा देता हूँ कि लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, टेलीविज़न चैनल्स और कांग्रेस के बीच में। वो चेहरा है किसका? अब वो चेहरा टेलीविज़न चैनल वाले खुद जाने, हम क्या जाने, जिसको वो 24 घंटे दिखाते हैं। क्या ये वक्त इस चेहरे का है जिसे हम दिखा रहे हैं? ऐसा लगता नहीं, है? वक्त का चेहरा नहीं, वो जो चेहरा दिखाई देता है वो सब आर्टिफिशियल है, वो असली चेहरा नहीं, वो सब नकली चेहरा है। वो दिल में एक और है और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। तो वो गलत गुमराह को किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर ये नकली चेहरा है, अगर ये मुखौटा है, तो क्या जरूरत पड़ी राहुल गांधी को कि उस शहर में आकर जानकारी दी जाए कि इस चेहरे के प्रति हम भी अरुचि रखते हैं? नहीं, शायद ये भी आपकी गलतफहमी है। राहुल गांधी 2004 के इलेक्शन में भी यहाँ इसी तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में भी रोड शो कर चुके हैं। तो वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे आदमी पहली दफ़ा कर रहे हैं। अगर आपकी मिशन 272 जो बीजेपी का खुद है वो अगर सफल ना हो और थोड़ा सा लटक जाए कम, तो जयललिता, मायावती
और ममता बनर्जी में आप किसको पसंद करेंगे और क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं पूरे चुनाव मतलब चुनाव की घोषणा के पहले से ही चुनाव की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने के कारण पूरा जो हमारा चुनाव अभियान चला है, इसके आधार पर आप मेरी बात मानकर चलिए कि 272 से ज्यादा सीटें हम पाएंगे। बीजेपी की कि एनडीए की, और इससे काफी आगे भी निकल जाएंगे। इसका कोई अब कोई शक सुबह किसी के मन में, हम लोगों के मन में कम से कम नहीं रहा है। जनता हमारे साथ है और जनता ने अब तक जो वोटिंग किया है उस पर से स्पष्ट हो गया है कि इस बार एनडीए 300 के आसपास सीट पाकर स्पष्ट बहुमत पाएगी। एक बार फिर भी देश के विकास के एजेंडे पे जो लोग एनडीए का समर्थन करना चाहेंगे वो सभी का स्वागत है। नहीं तो किसी से बातचीत चल रही है आपकी? मैंने कहा हम ही सबके सामने अभी तो लड़ रहे हैं, कैसे बातचीत होगी? तो चुनाव के बाद पहले लड़ेंगे फिर मिलेंगे। अगर 300 सीट आ जाती है बाद, फिर भी हम चाहते हैं कि सभी लोग देश के विकास में सहयोग करें। जो समर्थन करेगा उसका स्वागत है। तो राहुल गांधी के खिलाफ आपने स्मृति ईरानी को उतारा। लोग कह रहे हैं कि ये अरुण जेटली के खिलाफ अमरिंदर सिंह को उतारे जाने के काउंटर में हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों घटनाएं। केजरीवाल की थ्योरी है कि आप अपने बड़े नेताओं की सीट बचाएं, कांग्रेस अपने नेताओं की सीट बचाए। ये बीजेपी और कांग्रेस की एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, अब केजरीवाल कौन सी किताब पढ़ते हैं मुझे तो मालूम नहीं है, मगर चुनाव के बाद एक बार केजरीवाल का इंटरव्यू आप जरूर करिएगा और जो बोला है वो सभी एक बार पूछ भी लीजिएगा। तो राहुल गांधी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं आपके हिसाब से? मैं मानता हूं कि अमेठी की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं और हम जीतने के लिए लड़े हैं, दमखम से लड़े हैं और अमेठी की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। अभी तक जिस धरना प्रदर्शन को ये लोग अराजकता बताते रहे, कल पूरी पार्टी अराजकता पे उतारू थी। अब कह रहे हैं साहब हम चुनाव आयोग को भी घेरेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी घेरेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। संजय जी, क्या धरना प्रदर्शन पे आपकी मोनोपोली है, पेटेंट है क्या? आप सब लोग पैदा हुए धरना प्रदर्शन करके। धरना प्रदर्शन पे तो फिर आप प्रश्न क्यों उठाते हैं? नहीं, आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आप इसको मानिए कि जब अधिकारों का हनन होता है तो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। संजय जी, हम उसको अराजकता की सजा दे रहे हैं। घटनाक्रम नहीं करते। हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो मुद्दों पे करते हैं। नाटक तो कल पूरे देश ने देखा। 2 घंटे हमें एक बात बताइए, भी नहीं दे पाए, समूची दुनिया की नजर बनारस पे है और मैं ये हाई प्रोफाइल हो गया है। प्रसून जी, मैं नरेंद्र मोदी जैसा शख्स बीते 10 बरस में जिस तरीके से राजनीतिक निशाने पर है, समाज के भीतर लकीर खिंच सकती है, सेंसिटिविटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ही नहीं, एक डीएम ही नहीं, एक सिपाही भी आज बनारस में समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर सड़क से गुजर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उधर से आ रहे हैं, तो कौन सी स्थिति बन सकती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इस बहुत माइन्यूट स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, यह स्थिति में आ गई है। इसीलिए हम यहां पर बैठे हैं कि सबसे बड़ा मुकाबला ये क्यों हो गया है। हम आपने भी जिक्र किया था प्रत्युत जी बनारस का। एक मिनट इस पे खत्म कर ले अपनी बात। जैसे आपने कहा परमिशन के लिए आप उस ग्राउंड में जहां की कुल कैपेसिटी है 30,000 35,000 की, आप कह रहे हैं साहब हम 1 लाख आदमी यहां लाना चाहते हैं, तो प्रशासन अगर उससे संजय जी हमें लगता है कि जनता समझती है, आप बेमतलब इस पे फंस रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वोटर समझता है। उसी ग्राउंड में पूर्ण प्रसून जी, उसी ग्राउंड में चुनावी सभा के बाद दंगे हो चुके हैं। ये उसी ग्राउंड की हकीकत है, ये जानते हैं बनारस के लोग। सतलुज जी भी आप पूछेंगे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन ने अगर कोई ग्राउंड माना, देखिए ये तो आप बनारस के लोगों का अपमान कर रहे हैं, वाराणसी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मैं अपमान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या बनारस के लोग दंगाई है क्या? आपकी हकीकत बता रहे हैं। बनारस के लोग क्या दंगाई है क्या जो वहां पे होगा? तो ये अपमान है की भाषा बोलते हैं। वाराणसी के लोगों का अपमान नहीं हो सकता। आप अगर वाराणसी के लोगों को ये कहेंगे कि वहां दंगा हो जाएगा तो ये अपमान है वाराणसी के लोगों का। आपकी हकीकत है 90 में क्या किया है। नहीं, वाराणसी के लोगों का अपमान कर रहे हैं आप ये कहकर कि वाराणसी में अगर आप वहां करेंगे तो दंगा हो जाएगा। ये हिंदुओं का भी अपमान है, मुसलमानों का भी। हर विषय का लाभ हमें लगता है बनारस की प्रशासन आपको अनुमति नहीं दिया, दोनों ना दे। मुझे एक बात ड्रामा कर रहे हैं। आरती के लिए तो आपको अनुमति दिया था, आप क्यों नहीं गए आरती करने? आपसे हम पूछ नहीं जाएंगे ना क्या करना है हमें। किनको अनुमति मिली थी? आपसे बिना मांगी सलाह लेके हम नहीं जाने वाले हैं कुछ करने। मुख्तार भाई से
आपसे गंगा आरती की अनुमति लेकिन, इनको मिली थी लेकिन कि नहीं? निश्चित तौर से हम आप क्यों नहीं गए? उसी पे आप बनारस को ये कहेंगे यहाँ दंगा हो जाएगा तो यानी बनारस के हिंदू और मुसलमानों दोनों का अपमान है। क्या बनारस के लोग दंगाई हैं आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों कहेंगे कि यहाँ दंगा हो जाएगा? बनारस के लोगों का अपमान है ये कहना कि दंगा हो जाएगा। यहाँ हिंदुओं का भी अपमान है, मुसलमानों का भी अपमान है। बनारस गंगा जमुना का हिस्सा है। बनारस कबीर की धरती है, बनारस कबीर की धरती है। हाँ बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल सही है। पहली बार एनएस आपने बिल्कुल क्या सही किया बात है ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं है, ये सही गलत कह रहे हैं ये, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप बनारस की संस्कृति को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत बैठ जाइए, हम लोग तो यहाँ मारपीट डिस्कशन करा कर रहे रहे हैं। मुझे एक बात कहने बैठ जाइए। दीजिए। हाथों पे मारपीट करा रहे हैं आप। मुझे- संजय जी बैठ जाए। मुझे एक नहीं फैक्चुअल नहीं, अगर आप ये कहेंगे नहीं, आप कि मुझे एक बनारस के factual लोग position- दंगाई हैं तो निश्चित तौर से लोगों में आक्रोश होगा। ये आप जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। संजय जी, जबरदस्ती का मुझे- मुद्दा संजय जी, बना रहे हैं। आप थोड़ी देर मैंने माइक घटना का संजय जिक्र जी, किया। सुन बिल्कुल जी, सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल बनारस अभी सही। मैं को लखनऊ में लेकर- चुनाव लड़ी। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट। अभी अरे जनाब, अभी मोदी जी हम लोग यहाँ प्रसून जी, जरा उस चर्चा को करने मोदी निकले जी, हैं। ठीक है। देखिए जो- बनारस के लोगों को आप हाई लेवल- दंगाई कहेंगे तो यही होगा। एक मोदी मिनट, जी एक हाई मिनट। लेवल बनारस के लोगों प्रोटेक्टिंग को है कि दंगाई नहीं? आप कह रहे हैं, एक मैंने मिनट एक बार भी संजय अपने जी, मुंह से नहीं कहा। संजय जी हाई बेमतलब लेवल आप प्रोटेक्टिंग समाज है में कि क्यों नहीं? लकीर खींचना चाहते हो? एक सेकेंड, मैं एक मिनट। आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज जरा आप शांत अपने मुंह से रहिए। कह रहे हैं, मैंने एक बार भी ये शब्द देखिए, इस्तेमाल मैं- नहीं किया। अरे हुजूर, ना तो प्रसून वो जी, उम्मीदवार है ना आप वही ये राजनीति उम्मीदवार है। करते हैं। मोदी की बात करते हैं। मोदी के दांत खंडे कर पाएंगे आप? मोदी के दांत खट्टे अगर नहीं होते, बनारस में पहला आपने देखा होगा कि सभी बनारस के स्लोगन्स मोदी जी के नाम पर बड़े बड़े लगे थे। मोदी सरकार बनारस में, मोदी सरकार बनेगी, और मोदी जी के पोस्टर्स लगे थे, सब में फोटो लगे थे। अभी एक हफ्ते में देखिएगा पूरे बनारस के सारे की सभी जितने भी फ्लैक्सेस थे उनके होर्डिंग्स हैं, सब पे बदल गया। अब भाजपा सरकार आ गई और क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी का नाम हट गया और भाजपा के झंडे पर उनकी पूरी चीज़ें, काशी से पुराना नाता है, गंगा से पुराना नाता है, और आए तो गंगा दर्शन करने भी नहीं गया। वहाँ भी राजनीति हो रही है, गंगा आरती के लिए परमिशन लिया जा रहा है। गंगा आरती के लिए परमिशन तो मैं नहीं समझता कि कोई भी लिया आज तक नेता, वहाँ जाने के लिए तो कोई रोक नहीं है परमिशन के लिए। तो ये गंगा के नाम पर भी राजनीति, गंगा मैया के नाम पर भी लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टेंशन हो रही है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि टेंशन आपकी वजह से नहीं, केजरीवाल की वजह से हो रही है। केजरीवाल का तो कोई स्वरूप ही नहीं था बनारस में, और कभी बनारस में लोकल होने का उन्होंने कभी कोई भी उनका एक भी फ्लैक्स हो, चाहे एक भी उनके बोर्डिंग हो, पोस्टर्स हो, कहीं पर भी उनके नाम नहीं थे। थे तो सारे तो है नहीं, अब तो कहीं नहीं पे भी है। निकल जाए, कांग्रेस नहीं नजर आती, केजरीवाल जरूर नजर आते हैं। नहीं, कहीं नहीं है। वो केवल आप चलिए मेरे साथ बनारस की सड़कों पर। चौराहे पर खड़े हैं। आप जाके जरा गांव में चले जाइए और मोहल्लों में चले जाइए, अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। ये केवल बाहर के लोगों को हायर करके ले आए हैं और सड़क पर खड़े होकर 4 लोग झाड़ू ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, टोपियां बांट रहे हैं, पर जो एक्चुअल जो वोटर है उनके बीच में कहीं भी इनकी कोई पकड़ नहीं है, हवा में है। हवा में है आपके? बिल्कुल 12 तारीख तय कर देगा कि कहाँ पर खड़े हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बनारस में पुरानी लड़ाई है आपकी और मुख्तार अंसारी की, सालों दर साल चली आ रही लड़ाई। इस चुनाव से पहले आके मैच फिक्स हो गया। अब 2 खानदान जिनमें इतनी रंजिश है, 2 खानदान जिसमें उनके ऊपर आरोप है आपके बड़े भाई के हत्या का, उनसे आप साथ ले रहे हैं चुनाव में। भूमिहार बड़े परेशान हैं, क्या जा रहा है, क्या कर रहे हैं? ये भूमिहार की जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? सर हम भी तो घूम रहे लगातार। मेरी बिरादरी की जानकारी आपको कहाँ से मिल ये गई? चले किसने- जाइए, हम सबसे तेज चैनल है सर। आप एक गांव का नाम बता दीजिए, भूमिहार गांव, जिसमें आपकी टीम गई हो। अभी मन्ना बाबू हमारे बनारस के सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह जी बनारस के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनके भाई का स्वर्गवास हुआ है। मैं अभी वहीं घाट, हरिश्चंद्र घाट से अभी होकर वहीं से आ रहा हूँ। उनके दूसरे नंबर के भाई, खरौजा गांव है उनका, सूर्या नगर कॉलोनी में उनका मकान है, और पूरा का पूरा समाज वहाँ इकट्ठा था। सब लोग ये कह रहे हैं कि बनारस में हमें अपना नेता चुनना है, अपना नेता बनाना है। और ये जो आप समझौते की बात कर रहे हैं, ये समझौता मैंने नहीं किया, ये पार्टी ने डिसाइड किया, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया कि कैसे। और ये समझौता एकता मंच है उसका पूरा, उसमें 5 दल हैं। भारतीय समाज पार्टी है, कौमी एकता है, फूलन सेना है, और 2 अन्य हैं। राष्ट्रीय आप स्तर तो पर निर्णय, स्थानीय नेता, आप कहते हैं आप हवा के नेता नहीं हैं। स्थानीय लोकल यहाँ पर जो- रंजिश है। पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है, उस निर्णय का ये हिस्सा है। कॉम्प्रोमाइज है, मतलब नहीं, एक और compromise कॉम्प्रोमाइज। नहीं, पहले ये पूरा कॉम्प्रोमाइज का किया पूरा- एसपी, बीजेपी, कांग्रेस, अब एक कॉम्प्रोमाइज और। पूरा का पूरा ये मामला
कोर्ट में विचाराधीन है, सारी चीजें हो चुकी हैं, हाई कोर्ट तो से माफ stay- किया क्या आपने? नहीं, माफ नहीं मुख्तार किया। अंसारी को? नहीं, माफ नहीं किया। मदद ले रहे हैं फिर कोर्ट- उसकी आप? ये पूरा का पूरा कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय तय मैं करेगा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं सीधा आप जवाब मत- दे रहा हूं कि आप न्यायालय मदद ले रहे हैं उस आदमी को जिस पर आपने 10 साल आरोप लगाया कि आपके भाई के हत्यारा है। न्यायालय तय करेगा कि उसमें किस तरीके की भाई के हत्यारे से मदद लेने को आप तैयार? नहीं, न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन है, मैं ये कह रहा हूं, और ये पार्टी ने तय किया है, पार्टी ने डिसाइड किया।